नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब परिवार में, जहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की जो अपने फर्स्ट पेपर की जो अपन तैयारी कर रहे थे, जिसके अंदर अब इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश के अंदर भी अपने बहुत सारे टॉपिक जैसे कि हो गए थे, जैसे टेंस हो गया था, आर्टिकल हो गया था, डिटर्मिनर हो गए थे। फिर अपने पास अभी एक नया टॉपिक चल रहा था, वॉइस, जिसके अंदर हमने आपको पिछली बार में पढ़ाया था कि किस प्रकार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और फिर बाकी की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी थी, और एक बार हम पढ़ने से पहले इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद रहे, और आप ये जो सारी की सारी जो चीज़ें थे वो उसको एक बार आप वापस रिवाइज करके उसको याद कर सको। तो ठीक है, देखो आज का जो कोट है वो क्या है कि आपकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी ही आपकी सफलता का मार्ग है। मतलब देखो, आप जैसे बैठे बैठे सोचते हो कि मेरे को थार लेनी है। थार कब लेनी है? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने के बाद। तो उस जो कल्पना है, उस कल्पना और अपनी जो अभी की वास्तविकता है, अभी अपने पास 10 रुपए की थार लेने के भी पैसे नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अभी के पास, अभी के समय में अपने पास इतने पैसे नहीं है कि अपन थार ले सके। तो ये अपनी जो काल्पनिकता है और अपनी जो वास्तविकता है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वही क्या है? आपका संघर्ष। मतलब ये मान लो जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो रास्ता है इतना लंबा, यही क्या है? आपका संघर्ष। मतलब इस रास्ते को तय करके आपको ऊपर पहुंचना है और आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है। ठीक है दोस्तों, अणुति मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, वैसे वैसे आपका सिलेबस अच्छा होता जाएगा और आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुंचते जाओगे, और ये जो आपका जो डिस्टेंस है कल्पना और वास्तविकता के बीच का, वो कम होता जाएगा। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना है। चलो आगे। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था अपन ने। जैसे कि एक पढ़ा था एक्टिव, ये हो ना पैसिव। देखो, सबसे पहले अपन ने मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ये मेन वर्ब है, ध्यान रखना। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा? इसमें जैसे कि कोई सी भी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का, जो अगर अपन सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट होगा इधर का, उसका जब हम इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? एक शब्द आएगा बाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी छोटी सी बात है, आपको सिंपल सा समझना है। फिर अपन ने देखा था कि कौन सा टेंस, दो तो टेंस कौन सा पढ़ा था अपन ने? प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। तो उसका जब हम वॉइस परिवर्तन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है? पहले तो ये ध्यान रखना, इज, आर और एम। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी इतनी बात अपने को इतनी इतनी बात अपन ने कर ली थी इससे पहले। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, वो आपको सबको पहले से पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बार बार बताने से आप भी कंफ्यूज होंगे, और अगर मैंने कभी इज की जगह आर वाला बता दिया, आर की जगह इज वाला बता दिया, तो फिर वापस आप कमेंट में वही चीज़ दोहराओगे कि सर आपने पीपीटी में अलग बताया, टेंस की क्लास में अलग बताया, और आप यहाँ पर वापस अलग बता रहे हो। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपने अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और भी अगर आपको जैसे याद नहीं रहता है ये सारी चीजें, तो आप एक कॉपी में, एक अच्छी सी कॉपी लेके उसके अंदर नोट कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। फिर जैसे कि एक सेंटेंस लिया था अपन ने, भाविका, हाँ, भाविका गेट्स मैरिड टू मी। मतलब मैंने क्या लिखा कि भाविका गेट्स मैरिड टू मी। मतलब भाविका है वो, मतलब मेरे साथ शादी करेगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक जो एफर्मेटिव सेंटेंस वो बन गया। तो अब देखो, इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? ये था सब्जेक्ट, इसका भाविका हो गया इसका सब्जेक्ट, और मी क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका
ऑब्जेक्ट। तो देखो, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पर मी है, मी, मैंने बताया था आई को किस में बदलते हैं, मी में। तो अब मी को किस में बदलेंगे, वापस आई में। तो ऑब्जेक्ट की जगह जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, आई, सबसे पहले क्या आएगा, आई। ये बात समझ में आई। फिर आई आ गया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये कौन सा सेंटेंस है। देखो ये वाला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसमें इसके अंदर एरर है। मतलब ये आप ऐसे समझ रहे होंगे कि ये मैरिड भी आ गया, गेट्स भी आ गया, तो ये दोनों जो चीजें हैं वो एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए इसको एक बार हटा देना। जैसे कि ये सेंटेंस मान लो, मोहन प्लेज फुटबॉल। मतलब मोहन क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मोहन। ये प्लेज मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और फुटबॉल क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अपने को, सब्जेक्ट। तो यहां से अगर ये यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, फुटबॉल। अब फुटबॉल कैसा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, सबको पता है फुटबॉल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग आएगा, इज का। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड। और फिर बाई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, मोहन का। मोहन को क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन। ये बात यहाँ तक आपको, ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, सब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं। ये मोटी मोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको वॉइस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखिए, अपन ने ये सब बता दिया था कि अगर पैसिव वॉइस में नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगा। और अगर एक्टिव, देखो ये भी समझ लेना आपको, ये एक्टिव है और ये पैसिव। तो मान लो अगर एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी इतनी आपको। अब मेरे को एक चीज ये आप कमेंट करके बताओगे कि किस किस को ये चीज समझ में आ गई कि ये, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। और दूसरा लिखा मैंने, आई प्लेज फुटबॉल। तो दोस्तों, आप जब मेरी ये वीडियो देखोगे तो कमेंट करके मेरे को बताना है कि ये वाला सेंटेंस जो सही है या फिर ये वाला सेंटेंस सही है। इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकली किसके अंदर एरर नहीं है। आपको मैंने सारे के सारे रूल्स पढ़ा रखे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और ये मेरे को बताना है कि आई के साथ एस आता है या फिर आई के साथ एस नहीं आता है। देखो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के अंदर मेरे से पूछा था कि सर आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो उनके लिए देखो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल सब्जेक्ट। देखो, जैसे आई के साथ मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव। तो हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। फिर आई के साथ क्या आता है, सेल। फिर आई के साथ आता है एम। देखो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आई के साथ किसका किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रख, अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन खत्म हो गया तो जब आप वॉइस पढ़ोगे तो उसके अंदर एस, ई एस ये लगा है नहीं लगा है, आई के साथ एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है आई या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको मेरे को कमेंट करके ये आंसर बताना है कि इसके अंदर दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, ए वाला या फिर बी वाला। ये यूट्यूब के कमेंट के अंदर आपको ये बताना है मेरे को। ठीक है, इतनी इतनी बात अपने हो चुकी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। फिर आता है अपने पास
ये सब हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये ही को हिम में, ईट को इट, दे को देम में, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको ये भी एक बार समझा देता हूँ। देखो, आई को बदलेंगे मी में, ही को बदलेंगे हिम में, सी को बदलेंगे हर में, दे को बदलेंगे देम में, वी को बदलेंगे अस में। और जैसे कोई नाम दे रखा है, जैसे कि मोहन है, तो वो ऐसे का ऐसे मोहन ही रहेगा। क्या आएगा? मोहन। जैसे प्रॉपर नाउन दे रखी है तो सीधा उसका नाम ही आएगा, बाई मोहन लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे? बाई मोहन। अगर सेंटेंस के अंदर ऐसा लिखा हुआ आता है तो इसको सीधा का सीधा चेंज नहीं करना है और ऐसे कैसे लिखना है। एक और अपन भूल गए, इट। इट को चेंज करते हैं तो क्या आएगा? हमेशा इट। देखो, ये रूल कब लगता है? एक्टिव से पैसिव, या फिर पैसिव से एक्टिव, या एक्टिव से पैसिव, ये दोनों में लागू होता है। मतलब अगर पैसिव से एक्टिव में जाएंगे तो आई को मी में बदलेंगे, और अगर एक्टिव में मी दे रखा है तो उसको पैसिव में बदलेंगे, तब क्या आएगा? आई आएगा। बस ये मतलब रिवर्सेबल केस है। मतलब अगर पैसिव में मी दे रखा है तो एक्टिव में आप आई कर देना, और अगर एक्टिव में आई दे रखा है तो आप पैसिव में मी कर देना। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किस प्रकार चेंज होते हैं वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या आया? मी। फिर अगर मी है, वो सब्जेक्ट है, तो फिर उसको इधर इधर लाएंगे, चेंज करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? आई आएगा। बस ये सिंपल सी इतनी इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, बाकी तो सब इजी है। और अपने जो रिक्त स्थान भरने वाले सवाल आएंगे तो उसमें इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको सिंपली ट्रिक्स के माध्यम से बता दूंगा कि किस प्रकार आपको ये करने हैं। ठीक है, ये देखो आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पता कैसे चलेगा? कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे? देखो, वर्ब की कौन सी आती है फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या आता है? आईएनजी। एक आता है अपने इज, आर और एम। ठीक है, तो देखो, इसका जो अपन जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। अब जो इसका पैसिव वॉइस का वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आई, इज, आर, एम तो आएगा, उसके साथ बीइंग आएगा, बी के साथ क्या आएगा? आईएनजी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सही कर लेना, ये वर्ड नहीं है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। देखो, एक्टिव से पैसिव अपन चेंज करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म। फिर अदर वर्ड्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, टुडे, दैट, दे, वो सब वो अब बाद में देखेंगे अपन। देखो, पहला सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका जब अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा? अ लेटर, ये तो आ गया। देखो, उसका जो ऑब्जेक्ट था उसको अपन ने क्या बनाया? सब्जेक्ट, तो ए लेटर आ गया। फिर ईज आ गया, ईज आ रहा है, मैंने आपको बताइए क्या इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ईज आएगा। फिर क्या आएगा? बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर बाई और मी। इसका जो सब्जेक्ट था आई, उसको जब अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या आया? मी। आई को चेंज किया तो किस में आ गया? मी में। फिर मी होता तो मी किस में जाता? आई में। ठीक है, फिर ये एक सेंटेंस देखो, जैसे कि आई एम लविंग हर। आई एम लविंग हर, तो हर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? सी, और एम की जगह क्या आ जाएगा? सी के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। फिर मैंने बताया था कि क्या आएगा? बीइंग। फिर लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। और फिर बाई, और आई को चेंज करते तो क्या आएगा? हमेशा मी। तो आई
सी इज बीइंग लव्ड बाय मी, मतलब देखो पहले सेंटेंस का अर्थ है कि मेरे द्वारा उसे प्यार किया जाता है, और दूसरा सेंटेंस क्या है पैसिव वॉइस में कि वो मेरे द्वारा प्यार की जाती है, मतलब उसको मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, अपने को अपने फर्स्ट ग्रेड का जो टारगेट है उसके ऊपर डटे रहना है। इन सब चीज़ों के बीच में अगर फंस गए तो फिर अपना जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो इन पे ध्यान इतना देना नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल था इसलिए बताया। ये देखो आई एम बीइंग लव्ड बाय हर, फिर देखो ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, फिर व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ये देखो ये इंट्रोगेटिव था अगर एक्टिव वॉइस में, तो इसका जो अपन ने चेंज किया उसमें भी क्या आया, इंट्रोगेटिव की क्या आया, देखो व्हाट आर यू डूइंग। देखो अब इसको अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहला देखो, आई एम राइटिंग अ नॉवल, आई एम राइटिंग अ नॉवल। तो देखो अ नॉवल क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा ए नॉवल, फिर एम है तो क्या आएगा इज, फिर राइटिंग है तो क्या आएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और आई को किस में चेंज करना है, मी में। आ गया सबको समझ में, आई को किस में चेंज किया अपन ने, मी में। आगे चलते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल आपको इस एग्जांपल के माध्यम से सब समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या क्या करते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हैज और हैव आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, बीन वगैरह नहीं आता है। तो हैज और हैव आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैज और हैव, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। देखो हैज के पास कितने अक्षर है, तीन, हैव के पास कितने हैं, चार। तो ये किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई बात समझ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज। आई बात समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाएंगे अपन, यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर आएगा हैज और हैव, हैज और हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। फिर आएगा बीन, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, क्या आएगा, बीन। और फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएंगे अदर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि आपको क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, फिर बाय मी, बाय यू, बाय देम, ये सब आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। फिर देखो एक्टिव वॉइस है, आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब आई हैव रिटन अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ क्या आया हमेशा, हैव, प्लूरल सब्जेक्ट है सबको पता है। फिर देखो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, ये आ गया नेगेटिव। फिर हैज सी लव्ड मी, ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये कैसा हो गया, नेगेटिव। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये तीन प्रकार के सेंटेंस हो गए। तीनों का जब अपन इंटरचेंज पढ़ेंगे तो अपने को देखना है कि जो पॉजिटिव, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब अगर पॉजिटिव है एक्टिव वॉइस के अंदर तो पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर एक्टिव वॉइस के अंदर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये है नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव। तो देखो इसका जब अपन ने चेंज किया तो ए लेटर, देखो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो इसको अपन ने यहाँ क्या बनाया, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया। फिर ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है, हैव आता है, हैज आता है, जाहिर सी बात है तीन लेटर है हैज के पास तो सिंगुलर आएगा। फिर मैंने क्या बताया, ये बीन आ गया। फिर
वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, फिर बाई और मी। ये मी कहाँ से आया, यहाँ का जो सब्जेक्ट था आई, इसको अपन ने क्या बनाया, इसका ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया यहाँ पे मी। और आई को किस में चेंज करते हैं, ये मैंने आपको दूसरी तीसरी बार बता दिया, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज के बाद क्या आएगा हमेशा, नॉट, फिर आएगा बीन, फिर रिटर्न, फिर बाई और मी। ये बाई और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। नॉट कहाँ आएगा, हैज और बीन के बीच में, ये बात आप सब जानते ही है। फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। फिर क्या, ये क्या आ गया, बीन, ये बीन यहाँ कहाँ से आया, ये वाला बीन, ये यहाँ उठ के यहाँ आ गया। फिर लव, लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड बाई हर, बाई क्या गया, हर। तो सी को किस में चेंज किया अपन ने, हर में। सी को किस में चेंज किया, हर में। यहाँ पे सी था, उसको किस में चेंज किया, हर में। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसको अपन ने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सब सारी बातें क्लियर हो गई होगी आपको, अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे। इसके बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर हैज बीन ऑलरेडी आता है, हैज बीन और हैव बीन। तो इस टेंस को चेंज नहीं करते, मतलब ये अनचेंजेबल टेंस है। तो अभी तक अपन ने कितने टेंस चेंज करने पढ़ लिए, पहला था प्रेजेंट सिंपल, इसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, आर और एम, इज, आर और एम। फिर आए दूसरा पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका करेंगे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, तो हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर और एम ही आएगी, लेकिन उसके साथ क्या आएगा, बीइंग, क्या आएगा, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इतनी इतनी बात सबको समझ में आई कि वर्ब की हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म। और अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज एम आर तो आएगा ही, उसके साथ क्या आएगा, बीइंग, क्या आएगा, बीइंग। और तीसरा टेंस कौन सा पढ़ा अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, कि जब इसको चेंज करते हैं तो क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और उसके साथ ही क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अब मेरे को आप कमेंट करके ये चीज बताओगे कि जैसे आई है, तो आई को अपन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ऑप्शन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो अगर ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, अगर ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बना रहे, तो बाई के साथ किसका प्रयोग होगा, ठीक है। और जैसे कि वी है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बाई के साथ किसका प्रयोग होगा। तो ये बात आपको, ये इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को, ताकि आपको मेरे को पता चल सके कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। आप देखोगे ढंग से, आप समझोगे इन चीजों को, आप जितना ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से इसको देखोगे, ये अपने क्या क्या आता है। देखो अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आ गया, राम ईट्स एप्पल्स, ठीक है। फिर ए ऑप्शन दे देगा, राम एट एप्पल्स। फिर बी ऑप्शन देगा, एप्पल्स आर ईटन बाय राम। फिर सी ऑप्शन देगा, राम इज ईटिंग एप्पल्स।
फिर डी ऑप्शन देगा, मान लो कि राम ईट्स एप्पल बाय हिज सेल्फ। अब देखो एक बात समझनी है आपको कि मैंने आपको वॉइस चेंज करते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, देखो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की तो कौन सी फॉर्म आएगी, राम ईट्स एप्पल, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा, थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट और ईटन, ईट एट और ईटन। तो देखो सबसे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, इसमें एट है, ये नहीं हो सकता। फिर इज ईटिंग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसमें क्या आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये अपने डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। फिर ये आर आ गया, आर क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मैंने जब बताया था आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम का। तो देखो एप्पल्स बहुवचन है तो इसके साथ किसका प्रयोग हुआ, आर का। आई बात समझ में, इतनी इतनी बात, मोटी मोटी बात सीधी आपको ये समझनी है कि आर का प्रयोग कहाँ होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस प्रकार बनाते हैं। सब्जेक्ट से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं वापस, ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ये बात समझ में आई सबको कि ये किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको अपन पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट इधर का ऑब्जेक्ट, और इधर का सब्जेक्ट उधर का ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा, ये क्रिस क्रॉस वाला रूल याद रखना है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो अभी तक अपने कितने टेंस कंप्लीट हो गए टोटल, चार टेंस के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब कितने बचे, देखो चार, चार और चार, कितने टोटल अपने पास, कितने 12 टेंस है, जिसमें से चार अपन ने अभी पढ़ लिए, फिर चार, और फिर चार, और उसके बाद कुछ जो स्पेशल केस होंगे वो बताए जाएंगे आपको। देखो अब अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास एग्जाम के लिए टाइम बचा है कम, तो अपने को अपनी तैयारी उस हिसाब से ही करनी है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, लिमिटेड कंटेंट पे ध्यान देना है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। देखो इंग्लिश को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहीं से भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिलता है वो उठा के लाओ, इस क्लास में कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप वो क्वेश्चन हम तक पहुंचाओ। मैं आपको उस क्लास के माध्यम से वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप भी देखो, मैं भी इस क्लास के माध्यम से करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर की अलग से क्लासें लूंगा, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही आप भी अपने स्तर पर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है जो दूसरी एग्जाम में या फिर कहीं और भी आपको देखने मिल जाए तो उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक एक एग्जाम में ही ऐसी इंग्लिश आएगी, मतलब जैसे कि ई के साथ ईज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ही होगा बाकी किसी में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर पटवारी के लिए भी इंग्लिश पढ़ते हो तो आप इसमें ई के साथ ईज का ही प्रयोग करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जैसे कि पटवारी, दूसरे जैसे कि आरएस मेंस है या फिर दूसरे कोई से भी ऐसे एग्जाम है जिनके अंदर इंग्लिश का पोर्शन है थोड़ा बहुत या फिर जितना भी है, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो। जरूरी नहीं है कि मतलब ये जो इंग्लिश का जो लेवल है बहुत ही बेसिक लेवल से मैं करवा रहा हूँ, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो हिंदी मीडियम से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।